मसीह में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच साजिद गौरी के साथ। नाज़रीन, आज बात करेंगे अपनी मसीही कौम की बेटी कोमल की। कोमल वो बेटी है जो ना सुन सकती है ना बोल सकती है। 16 मार्च 2020 में ये शिबली टाउन डबल सड़कें जो सांदा का एरिया है वहाँ से अगवा हुई और इसको लाहौर से बाहर ले जाया गया। जबरी मजहब तब्दीली, निकाह। फिर क्या हुआ, उसके माँ बाप जो बुजुर्ग थे दर बदर ठोकरें खाते रहे इंसाफ के लिए। कहीं सुनवाई नहीं हुई, लेकिन वो TMG फाउंडेशन के पास आए और यहाँ पर जो जनरल सेक्रेटरी मारिया उससे मिले और इन्होंने फिर कोशिश की और रिकवर किया बेटी को। मैं हैरान होता हूँ ये बात सुनकर कि ये गूंगी बहरी बेटी जो है कोमल, ये कैसे इसने इस्लाम कबूल किया, कैसे इजहार किया, क्या सुना। ये सोचने वाली बात है कि जो ना सुन सकती है ना बोल सकती है, यानी कि मैं इससे बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ इसको सुनाई नहीं दे रही। लेकिन कोर्ट में जब केस गया तो वहाँ पर चला पता कि ये इसने अपनी मर्जी इस्लाम कबूल किया है। और ये लफ्ज़ जो है कि अपनी मर्जी इस्लाम कबूल किया है, ये हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की लड़कियों के साथ ही होता है और उनसे जबरन कहलवाया जाता है। लेकिन इससे कैसे कहलवाया गया, क्योंकि ये तो बोल ही सकती। क्या किया इन्होंने इसके साथ जो हर मसीही कौम की बेटी के साथ होता है, ज्यादती की गई। जब TMG फाउंडेशन ने इसको रिकवर किया तो उसका केस चला। 2020 से लेके अब तक इसको इंसाफ नहीं मिला। ये बच्ची के साथ TMG फाउंडेशन की जो मारिया है जनरल सेक्रेटरी, वो इस तरह कोर्ट में जाती है, कभी जाती है, कभी पैसों की वजह से नहीं भी जाती, लेकिन इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए ये इसके साथ है। इसके माँ बाप बूढ़े हैं, बच्ची के उनकी मेडिसिन दवाइयों का खर्चा वो भी यही TMG फाउंडेशन की जो है जनरल सेक्रेटरी ये चला रही हैं। ये किस तरह चला रही हैं, कहाँ पर रुकावट है, हमारी मसीही कौम की बेटी को 2 साल से इंसाफ क्यों नहीं मिला। मैं जानने की कोशिश करता हूँ मारिया से कि आप ये बताइएगा कि ये रुकावट कहाँ पर है। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी मारिया, ये बताइएगा कि हमारी ये कोमल मसीही कौम की जो बेटी है, ये तो ना सुन सकती है ना बोल सकती है। जिस तरह मैं ये बात कर रहा हूँ तो इसको समझ नहीं लग रही। तो किस तरह कोर्ट में कहा गया कि इसने अपने मज़हब इस्लाम कबूल कर लिया है और निकाह भी कर लिया है, तो ये कैसे इस आवाज़ को कोर्ट तक लेके गए आप, और इंसाफ क्यों नहीं मिला अभी तक? सबसे पहले सारे देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम, खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। सजिद भाई, ये कोर्ट की तरफ से तो मतलब ये चीज़ें बाद में होती हैं, पहले ये सारी चीज़ें पुलिस स्टेशंस में होती हैं। तो इसके जितने भी वो सारी चीज़ें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, असल में इसकी जो रिकवरी हुई है, अगर आपके प्रोग्राम का इतना टाइम है तो मैं स्टोरी को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। इसकी रिकवरी जो हुई है वो 2.5 मंथ के बाद हुई है, 2.5 मंथ से थोड़े दिन ऊपर नीचे होंगे कुछ इस तरह से। ये ना जब 16 मार्च 2020 में अपने घर के बाहर से मतलब अगवा हुई है, इनके कोई नेबर में रहते थे लोग, वो लेडीज को ले गई। और जब ये वापस आई है 2.5 महीने के बाद, तो ये बताती है इसके बाजुओं पे, इसके पाँव के ऊपर जब ये वापस आई थी तो सिगरेट से जलने के निशान थे। इसके बाजुओं के ऊपर कट हैं जो निशान अभी तक मौजूद हैं। तो जब ये वापस आई तो इसने आते ही पुलिस स्टेशन में बताया कि इन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती ले गए थे। इवन के उन्हीं दिनों में जब ये घर से गायब हुई है तो इसके हाथ कोई मोबाइल लगा और इसने उस मोबाइल से अपनी माँ को कॉल भी की थी कि मतलब बोल तो नहीं सकती थी, लेकिन माँ है, वो इतने साल अपनी माँ के साथ रही तो उसको पता चल गया कि मेरी बेटी है। ये फ़ोन करके तो चीख रही थी, रो रही थी। तो इसकी माँ को पता चल गया कि मेरी बच्ची ने फ़ोन किया, उसने जाके वो नंबर थाने में भी दिया था।
तो वहां से एसएचएन मतलब इन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला। जब भी जाते थे गाली गलौज करते पुलिस वाले। वहां पे एक एएसआई था इब्रार, जिसने बहुत बुरा मतलब इनके साथ बिहेव किया। थाना कौन सा लगता था? थाना सांदा। वो इसको गाली गलौज करते रहे, इनके माँ बाप को, इसके बाप को गंदी और चीप बातें बोलते थे। फिर जून में मई में ये लोग हमारे पास आए। मई 19 को इसके पेरेंट्स जो है ना, उनको किसी ने बताया, उस एरिया में हमारे कोऑर्डिनेटर थे, उनकी ना वसीला से ये लोग हमारे पास पहुंचे। तो जब ये हमारे पास आए हैं तो फिर तब से मतलब ये हमारे पास मई 2020 से ये केस हमारे पास है, 18 मई से। फिर हम एसपी से मिले, एसपी ऑपरेशन से मिले, इन्वेस्टिगेशन से मिले। उन सब से मिलने के बाद फिर हमने वो नंबर जो था, इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ था, फिर इन्होंने वो नंबर लिख भी लिया था इसकी मदर ने। और जब ये थाने में गए तो मैं आपको एक बात बताऊं, आईओ ने वो नंबर नोट करने के बाद इनके फोन से डिलीट कर दिया था। और अच्छी बात ये थी कि ये वहां पे जाने से पहले नंबर लिख के घर छोड़ गए थे। तो फिर वही नाज़रीन आप सुन सकते हैं कि नाइंसाफी कहाँ से शुरू हुई कि ये जो है इन्वेस्टिगेशन में जो थे पुलिस में, उन्होंने नंबर अपने पास लिख के मोबाइल से डिलीट कर दिया। लेकिन इनकी जो एक सोच थी बच्चों की, इनके पेरेंट्स की, उन्होंने नंबर अपना लिख लिया था ताकि ये नंबर हमें याद रह सके। फिर माने ना, और इनके पास जो नंबर था वो भी मतलब नहीं, हम पहचान नहीं पा रहे थे। नंबर तो मिल गया लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि ये वही नंबर है या कोई और। फिर हमने पुलिस को कहा कि आप इस बीबी के फोन का डाटा निकलवाएं, इसकी मदर के फोन पे क्योंकि कॉल आई थी, वो डाटा निकलवाया। उसमें फिर नंबर टैली किए, हम खुद वहां पे बैठ के उनके साथ इन्वेस्टिगेशन करते रहे हैं डाटे निकालने तक लास्ट टाइम पे। और जब हमें पता चला कि हम जो डाटे निकाल रहे हैं ये तो ऑलरेडी डाटा इनके पास मौजूद है, और जो इब्रार था वो इनके घर उसका आना जाना था। जब ये आई है तो इसने मुझे बताया है, जब इब्रार इसको लेके आया, हम पहले दिन थाने में मेरी इससे मुलाकात हुई तो ये इब्रार को देख के डर रही थी। जब हम वापस आए हमने इससे पूछा कि तुम उसको देख के क्यों डर रही थी, तो इसने बताया कि ये तो वहां पे 2 दफा उनके घर जा चुका है, इब्रार ऑलरेडी वहां पे जा रहा था। फिर जब डाटा निकाला तो जब हमें पता चल गया कि यही एक नंबर है जो फैमिली का भी नहीं है, अननोन नंबर है, तो मतलब इस टाइम में इसी नंबर से कॉल आई थी। तो फिर हमने एसपी इन्वेस्टिगेशन साहब से कहा कि सर प्लीज इस पे जरा करें वर्क। तो उन्होंने जब इस पे काम किया तो हमने उनको टाइम दिया कि कल अगर 5 बजे तक, शाम 4-5 बजे तक बच्ची हमें नहीं मिली, 5 जून को असेंबली के इजलास थे, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो एमपी हैं तारक गिल साहब, उनसे हमने रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने फिर एसपी साहब को कॉल की कि सर अगर कल 5 बजे तक मुझे बच्ची नहीं मिली तो असेंबली का इजलास है, तो मैं वहां पे आप सबको बुलाऊंगा। तो आप बिलीव करें कि सुबह 10 बजे हमें कॉल आ जाती है। एक दिन पहले आप 3-4 बजे कॉल करते हैं और अगले दिन आपको मॉर्निंग में कॉल आ जाती है, जी बच्ची मिल गई है, और माँ बाप को कहा जाता है कि आप आके अपनी बच्ची से मिल लें। मतलब अच्छा नाज़रीन आप सुन सकते हैं कि इंसाफ के लिए जब असेंबली के इजलास में आवाज़ उठाने का कहा गया तो फौरी तौर पर पुलिस वालों ने जो है रिकवरी शुरू कर दी और बच्ची को बाजियाब भी करवा लिया खुद से जाकर, और कहा कि आके थाने में सिर्फ मिल लें, ये नहीं कहा कि ले जाएं। हाँ जी, जब इसकी माँ को कहा कि बच्ची से मिलने, तो उसने कहा कि अकेले आना, साथ में किसी को ना लेके आना। इसकी माँ को कहा कि दोनों मियाँ बीवी आए अपनी बच्ची से मिलने, तो उसने कहा कि मैं तो नहीं आऊंगी, मेरी बहन है तो वो मेरे साथ आएंगी, मेरे भाई हैं वो मेरे साथ आएंगे, मैं उनको साथ लेके आऊंगी, जो मेरे साथ मतलब अब तक रहे हैं तो वही आएंगे, मुझे नहीं पता, जब वो आएंगे तो मैं उनके साथ आऊंगी, आप बच्ची को यहाँ पे ही रखे। फिर हम लोग तकरीबन 10 बजे, उन्होंने रिकवरी की, 12 बजे के करीब हम लोग जब थाने गए तो वो ऑलरेडी इसकी 161 की स्टेटमेंट जो है वो लिख चुके थे, जिसमें इसने क्लियरली बताया था कि ये जो है मैं अपने घर का फर्श साफ कर रही थी, मुझे उठा के ले गए, वहां से ले गए, मैं नीचे मोटर बंद करने के लिए गई हूँ, तो इन्होंने मुझे मतलब वहां पे ये एक औरत थी और वो लड़का, इन्होंने मुझे मतलब बेहोश किया, मेरे मुंह पे कोई चीज रखी है और फिर ये मुझे ना मेरा मुंह दबा के इन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया। फिर मुझे नहीं पता ये मुझे बाइक पे बिठा के लेके गए हैं, कैसे लेके गए हैं। ये जब इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है, कोर्ट में भी जब रिकॉर्ड हुई है, तब भी वहां पे स्पेशल एजुकेशन के ईडीओ हैं ताहिर हुसैन गाजी साहब, उन्होंने इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई थी। जब पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई तब भी वो वहां पे मौजूद। अच्छा मैं आपकी बात को थोड़ा वापस लेके जाऊंगा। आपने कहा कि वहाँ पर ट्रांसलेट करने के लिए गूंगे की जो ज़ुबान को वहाँ पे स्पेशल एजुकेशन बंदे आए। जब इस बच्ची का निकाह हुआ वहाँ पर कौन बंदा गया? वहां पे अभी तक इस केस को फाइट हम इसी वजह से कर रहे हैं और हमें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, कहीं से कोऑपरेट नहीं मिल रहा है।
मेन रीजन भी यही है कि हम कहते हैं कि बच्ची, आप कहते हैं कि बच्ची ने, आईओ ने लिख दिया कि बच्ची ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, इसने शादी अपनी मर्जी से की थी, अब ये उस बंदे के साथ नहीं रहना चाहती हैं। जबकि 164 की स्टेटमेंट में इसने ये बताया कि मुझे जबरदस्ती लेके गए हैं, मेरे साथ वहां पे 3 लोगों ने रेप किया है, इन्होंने मुझे मारा है, वहां पे एक हिजड़ा था उसने मुझे मारा है, इवन के मौलवी ने भी मुझे मारा है कि मुझे कह रहा था तुम मुसलमान हो, तुम नमाज पढ़ा करो। तो मैंने कहा कि मैं मतलब ना तो मुसलमान हूं ना मैं नमाज पढ़ूंगी, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीही हूं, मैं खुदा को मानने वाली हूं। तो फिर उन्होंने मुझे मारा। और ये बताती है कि मतलब सारी चीजें उन्होंने मेरे से जबरदस्ती करवाई, उन्होंने मुझे कुछ पेपर दिए, मैंने उन पे साइन किए। ये 164 की स्टेटमेंट में कोर्ट में, जब हम कोर्ट में अंदर मौजूद नहीं थे, जस्ट वो ट्रांसलेटर था, और उसके बाद जो है जो इलाका मजिस्ट्रेट होते हैं वो थे, उन्होंने इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी, वो बकायदा हमारे पास अभी भी मौजूद है, जिसकी वजह से हम अभी तक फाइट कर रहे हैं। बट इसमें जो मेन हमारा वीक पॉइंट रहा है, जो आप पूछ रहे हैं, वो रहा है कि पुलिस की तरफ से बहुत अनफेयर इन्वेस्टिगेशन हुई है। तो वहां पे ना तो कोई इंटरप्रेटर था, ना तो इस्लाम कबूल करने के वक्त कोई इंटरप्रेटर मौजूद था, ना ही निकाह के टाइम में कोई इंटरप्रेटर। यानी कि आप की बातों से ये लग रहा है कि नाज़रीन, जिस तरह ये हमारी मसीह कौम की जो बेटी है, कोमल, गूंगी और बहरी भी है, इसको ज़बरदस्ती मारा गया और कहा गया कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, और कहा गया कि तुम निकाह कर लो, और मार मार के जो है एक हिजड़ा भी था बकौल इनके, कि बच्ची की इन्वेस्टिगेशन जब हुई है तो उन्होंने ये बताया है। और जब कोर्ट में बात करने के लिए कोई आता है तो उसके लिए स्पेशल एजुकेशन से एक बंदा आता है जो ट्रांसलेट करता है गूंगे की ज़ुबान को। लेकिन यहाँ का कानून देखें कि जब इस्लाम कबूल करने की आवाज़ आ रही है, बात आ रही है, उसके बाद निकाह करने की बात आ रही है, तो ये तो बोल नहीं सकती। उस वक्त क्या मौलाना साहब ने खुद से कह दिया था कि हाँ जी ये कह रही है, या मौलाना साहब समझते थे इस ज़ुबान को? तो ये कहाँ का कानून है, ये कहाँ का इंसाफ है कि इस तरह की जो बातें हैं अपनी मर्जी से कानून बनाया गया, और ज़बरदस्ती मार मार के इस मासूम बेटी को, पहले तो उसके साथ 3 बंदों ने रेप किया, फिर निकाह भी करके ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवा लिया। और ये मेरा ख्याल है कि इस मासूम बेटी के साथ, कोमल के साथ, ये बहुत ही बड़ी ज़्यादती है। आगे जो है अब तक जो कार्रवाई जो इंसाफ की चल रही है, कहाँ पर रुकावट आ रही है, क्यों नहीं जो है रिकवरी जल्दी हो रही वो मुलजिमों की? मुलजिम जो है वो अभी तक उनमें से कोई एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बहुत अनफेयर रही ही है। उसमें उन्होंने मुलजिमों को गिल्टी लिखेंगे, जिन लोगों ने इसके साथ ये सब कुछ किया, अगर पुलिस उनको गिल्टी लिखती तो तभी उनको अरेस्ट करती। इवन के दरमियान में उन्होंने अपनी बेल अप्लाई की, शुरू में जब इसकी रिकवरी हुई है तो उन्होंने फ़ौरन से सेशन कोर्ट से अपनी ज़मानत ले ली, और फिर वो हम तकरीबन 3-4 महीने उस केस में चलते रहे, जाते रहे वहाँ पे कोर्ट में, और फिर बाद में जाके उन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि हम लोग तो कहीं पे नॉमिनेटेड हैं ही नहीं, मतलब पुलिस ने तो हमें कहीं पे भी गिल्टी लिखा ही नहीं है, तो हमने बेल क्यों रखी है। फिर उन्होंने वहां से बेल जो है वो विड्रॉ कर ली थी, और अभी हम लोग इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और स्टिल जो है वो स्ट्रगलिंग में है। हम लोगों ने इसके लिए CIA में जो है इन्वेस्टिगेशन चेंज करवाने के लिए हमने बड़े प्रोटेस्ट किए, फिर एक प्रोटेस्ट के बाद फाइनली इन्होंने हमारी इन्वेस्टिगेशन चेंज कर दी, और हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो CIA के पास चलेगी। लेकिन अब इस बात रुकावट फाइनेंशियली हो रही है या कुछ सिफारिश की बातें हो रही हैं, क्या वजह आ रही है? नहीं, अभी मतलब इसमें दोनों चीज़ें ही हैं। सिफारिश तो देखें है ही, और हम लोग जहाँ तक हो सकता है हम डिफरेंट लोगों को कह के अप्रोच भी करवा रहे हैं। इसमें मेन चीज़ जो है ना, जैसा मतलब जिस नवीयत का ये केस है उसमें डेफिनेटली जब हम किसी भी जगह पे जाते हैं तो कॉस्ट तो जाती है, पैसे तो लग रहे हैं, बट ये है कि उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की जो है ना वो ज़रूरत है, जो हम प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, 2 साल से ये बेटी आपके पास है, आपके शेल्टर होम में है, और मैंने सुना कि आप इसकी भी देखभाल कर रही हैं, और उसके बाद इसके जो पेरेंट्स हैं वो भी बीमार हैं, उनको भी मेडिसिन वगैरह दे रही हैं। किस तरह ये पूरा कर रही हैं सिस्टम को? सजिद भाई, इसके जो फादर हैं वो एक हाथ से पैरालाइज हैं, उनका एक हाथ जो है वो बिल्कुल ही सूखा हुआ है, और वो मतलब इस तरह से काम नहीं कर पाते हैं, और वो एक प्राइवेट फैक्ट्री में मतलब मुलाजमत करते हैं, कभी वो निकाल देते हैं कभी रख लेते हैं सफाई का काम। और इसकी जो मदर हैं वो किडनी पेशेंट हैं,
और उनकी मेडिसिन्स बहुत कॉस्टली जाती हैं, बहुत महंगी मेडिसिन्स वो खाती हैं, और वो मेडिसिन खाती हैं तो चलती फिरती हैं। वो डायलिसिस तो नहीं करवाती, बट उनके ना वो मेडिसिन से ही पानी जो है बॉडी का वो उनका रिमूव होता रहता है। वो एक मेडिसिन लेती हैं जो ऑनलाइन मैं उनको अक्सर मंगवा के देती हूँ, जो तकरीबन 7 से 8 हज़ार में आती है। और फिर बाकी की भी उनकी मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा, बीपी भी है, उन्हें शुगर की प्रॉब्लम भी है, तो वो जब कभी खुदा तौफीक देता है तो मैं लाजमी उनको करती हूँ। नहीं तो पूरी मेडिसिन नहीं तो कुछ ना कुछ तो 10-15 दिन की 20 दिन की जो मेडिसिन है वो तो हम कोशिश करते हैं अपने इदारे की तरफ से कि हम उस लेडी को दे सके, क्योंकि वो मेडिसिन खाती है तो वो ठीक रहती हैं, चलती फिरती हैं। तो आप हमारे नेशनल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर हमारे मसीही कौम को कुछ पैगाम देना चाह रही हैं इस केस के हवाले से कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, दुआओं की ज़रूरत है, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, तो किस तरह आप ये अपील करना चाह रही हैं? आपकी इस बात से मैं एग्री करती हूँ कि आपके चैनल की वसासत से मैं लोगों तक एक मैसेज पहुँचाऊँ। तो आपने जिक्र किया कि आपको दुआओं की ज़रूरत है, या आप मतलब चाहते हैं कि आपको माली तौर पे सपोर्ट किया जाए, तो मैं समझती हूँ कि जब देखने वाले जो हैं वो मेरे लिए दुआ कर देंगे इन सारे कामों के लिए, तो मैं समझती हूँ कि खुदा उनमें से ही बहुत सारे लोगों को जो है वो खड़ा भी करेगा। जो दुआ करेंगे तो खुदा उनके दिल में ये बात भी डालेगा कि उन्होंने मुझे माली तौर पे भी सपोर्ट करना है। तो ये एक मतलब मैं कहना चाहूँगी, मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो दुआ ही है। देखने वाले जितने भी हैं वो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें इस केस के लिए, क्योंकि इसके लिए हमें जो है वो बहुत सारी जो है अभी सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि हम इस केस को जो है फाइनली किसी जगह पे पहुंचा सके। अभी तक हम स्टिल इस स्ट्रगल में हैं कि कोमल ने अपनी मर्जी से ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो इस बात से एग्री भी नहीं करती है कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है या फिर अपनी मर्जी से शादी की है। तो हम इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि हम इस बात को साबित कर सकें कि ये इनोसेंट है, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और इसके साथ ज्यादती हुई है, और उसके लिए इसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो उसके लिए नेशनल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, वो सारे जो हैं वो कोमल को, टीएमजी फाउंडेशन को अपनी दुआओं में याद रखें, और खुदावंद किसी के दिल में बोझ डाले तो वो लाजम इस बच्ची को सपोर्ट करें। नाजरीन, जिस तरह आपने सुना टीएमजी फाउंडेशन की जो जनरल सेक्रेटरी हैं मारिया, उन्होंने बातें की, और मेरा ख्याल है कि अगर ये हमारी मसीह कौम की जो बेटी है कोमल, अगर ये बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, लेकिन जिस वक्त इसके साथ ये ज़बरदस्ती किया जा रहा था इस्लाम कबूल करने का, निकाह करवाने का, तो ये इस वक्त इशारतन बता रही थी कि मैं क्रिश्चियन हूँ। क्रॉस का निशान डाला इसने और बताया उनको कि मैं ये कुछ नहीं कर सकती और मैं क्रिश्चियन हूँ। 2 साल से ये कोमल इनके साथ रह रही, टीएमजी फाउंडेशन के साथ, और इसकी जो ज़ुबान है वो तो बोल नहीं सकती, लेकिन इशारतन जो बात होती है इसकी ट्रांसलेशन ये मारिया कर देती हैं। जिस तरह मैं अभी इशारा करता हूँ, आप देखेंगी। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये प्यारी बेटी जो है, ये इशारतन मैं थोड़ा सा समझ रहा हूँ कि ये कह रही है कि मारिया जो है मेरी माँ की तरह है और मुझे बड़ा प्यार करती हैं, और मैं 2 साल से यहाँ पर रह रही हूँ, और ये बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर खाना भी खा रही है, इनके घर पे भी जाती है। और जिस तरह ये कोमल का ख्याल कर रही हैं, मेरा ख्याल है कि हमारी मसीही कौम को भी इस बच्ची का ख्याल करना चाहिए। एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगी, जो आपने बताया कि मेरे घर जाती है। ये हमारे घर में मेरी अम्मी की सबसे छोटी बेटी है, और मेरे 3 भाई हैं और हम 2 बहनें हैं। तो ये घर में कहती होती है कि जो बड़े 2 भाई हैं वो इन दोनों बहनों के हैं, और मेरा जो छोटा भाई है वो दुबई में होता है। तो जो छोटा भाई रहता है वो मेरा भाई है, मतलब हम 3 भाई 3 बहनें हैं। तो जो बड़ा भाई है वो इसका भाई है, जो छोटा है वो छोटी बहन का भाई है, और जो सबसे छोटा है, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ, तो सबसे छोटा भाई जो है वो मेरा भाई है। तो मतलब ये हमारी फैमिली के साथ ऐसे वो गुली मिली सी हैं। जी बिल्कुल, बड़ी खुशी होती है कि जिस तरह आप ये जिस तरह भी ऐसे वाक़यात होते हैं, और ये होने नहीं चाहिए हमारी मसीह कौम की बेटियों के लिए। ये बड़ी शर्मनाक बात है हमारे लिए कि इस तरह के वाक़यात क्यों होते हैं, और जब ये रिकवरी करती हैं बेटियों को तो इस तरह प्यार करती हैं कि ये जिस तरह अपनी बहनों जैसा। और मेरा ख्याल है अगर ये अपनी कौम की बेटियों का ख्याल कर रही हैं तो हमें भी मिलकर इनका ख्याल करना चाहिए, इनके साथ मिलकर कदम बढ़ाकर आगे निकलना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी मसीही कौम की बेटी कोमल है, इसको इंसाफ की ज़रूरत है, और इसके इंसाफ के लिए हमें इनके साथ खड़ा होना चाहिए ताकि इसको जल्दी से इंसाफ मिल सके। क्योंकि
ये बोल भी नहीं सकती और बात भी नहीं कर सकती, तो किस तरह इसके ऊपर ये एक इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया, इसने अपनी मर्ज़ी से निकाह कर लिया। मेरा ख्याल जिस तरह इसके साथ ज़बरदस्ती की गई है, दूसरी बेटियों के साथ भी इस तरह किया जाता है, लेकिन वो बता नहीं सकती। तो ये तो फिर भी अगर बोल नहीं सकते थे तो शारतन कह रही है कि ज़बरदस्ती की गई मेरे साथ। मेरा ख्याल है कि हमें मिलकर TMG फाउंडेशन के साथ मिलकर इसके लिए दुआ करनी चाहिए और कैसे भी हालात हों मिलकर इनका साथ देना चाहिए। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मुझे वो कैमरामैन तारक मेरा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।